नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जमशेदपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी। आप देखेंगे कि किस तरह स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी किस तरह बर्बादी के कगार पर खड़ा है। उनकी एक झलक देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अब तक हमारे YouTube चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। आशा है आप सभी कुशल होंगे। यूँ तो दोस्तों, हमारे देश में नदी को एक माँ के समान दर्जा दिया गया है। नदी किनारे बहुत सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। आपने देखा है आजकल नदी किनारे महाआरती का भी आयोजन किया जाता है। यानी हम माँ के समान अपने धर्म में उनका स्थान दिया है। लेकिन एक माँ का जो सम्मान करना चाहिए, उनका जो ख्याल रखना चाहिए, क्या हम ऐसा करते हैं? तो इसका जवाब सीधा ना होगा। इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह ये है कि हमारी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। आप सभी जानते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और ये भी आप जानते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए हवा के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह है जल। जल के बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। दुनिया में मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब कभी नदी अपना मुख्य धारा मोड़ कर कहीं दूसरी ओर चले जाता है तो उसके किनारे बसा हुआ गांव और शहर दोनों वीरान हो जाते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में यानी भविष्य में जमशेदपुर को भी यही स्थिति का सामना करना पड़ जाए। तो इन दोनों नदियों का बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या है, आइए देखते हैं। आपने देखा कि ये नदी किस तरह बर्बाद होने के कगार पर आ खड़ा है और इसके लिए मुख्य जवाबदेही जिसकी है हमें उसे पहचानना है। पिछले कई दशकों से नदी के साथ जो अत्याचार या दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके कारण इन दोनों नदियों का पानी पीने लायक तो क्या, नहाने लायक भी नहीं बचा है। इस संबंध में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का जो रिपोर्ट है उसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जमशेदपुर में इन दोनों नदियों का जो पानी का लेवल यानी प्रदूषण का जो लेवल है कितना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इनका पीएच लेवल जो 7 होना चाहिए आज 9 है। यानी यदि हम वो पानी पीते हैं, उसका यूज करते हैं तो पेट की गंभीर समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा किडनी और लीवर भी पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। इतना ही नहीं, इन दोनों नदियों का जो जल है और जल के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होना चाहिए वह मानक के अनुसार नहीं है। इसके कारण क्या हो सकता है? जल में रहने वाले जीव जंतु का जीना मुश्किल होना। आप खुद समझ सकते हैं कि जल में कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं जो जल के प्रदूषण को खत्म करता है। जल में रहने वाले जीव जंतु यदि ऑक्सीजन की कमी कारण मरता है तो जल का प्रदूषण और काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे पहले कि इन दोनों नदियों का बर्बाद होने के बारे में हम चर्चा करें, उसके पहले चलिए हम जानते हैं इन दोनों नदियों के उद्गम स्थल से लेकर जमशेदपुर तक आने की एक कहानी। जहाँ तक स्वर्णरेखा नदी की बात है, यह नदी रांची से 16 किलोमीटर दूर नगरी गांव एक जगह है जहाँ रानी चुमा नामक स्थान है। वहाँ से यह नदी निकलती है जिसकी लंबाई कुल 474 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए गुजरती है और बालेश्वर नामक जगह में बंगाल के खाड़ी में मिलती है। स्वर्णरेखा नदी का
हुंड्रू जलप्रपात और चांडिल डैम काफ़ी दर्शनीय और सुंदर है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आइए देखें उनकी एक झलक। जहाँ तक खरकई नदी की बात है, यह नदी उड़ीसा के मयूरभंज जिला से निकलती है। वह जगह है दरबर मेला पर्वत। उस पर्वत के पश्चिमी ढलानों से यह नदी निकलती है। निकलने के बाद ये रायरंगपुर जिला से प्रवेश करते हुए ये सरायकेला जिला में प्रवेश करती है, जो झारखंड राज्य का एक ज़िला है। आगे चलकर उत्तर पश्चिम इलाके में जाकर के ये नदी स्वर्णरेखा नदी में मिलती है, जिसे हम दो मोहानी संगम कहते हैं। इस नदी का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है गांजिया बराज, जो देखने लायक है। पहाड़, जंगल और गांव से गुजरती हुई ये नदी जब शहर की ओर मुड़ती है, तब वहीं से शुरू होती है इस नदी की विनाश लीला की कहानी। विकास की जो कांटों भरी राह हमने चुनी है, इसके कारण इन दोनों नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ते जा रहा है। इसके मुख्य वजह है बहुत सारे ऐसे परियोजनाएं जो नदी के प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों नदियों के बर्बाद होने की कहानी क्या है। जैसे अब जानते हैं कि ये दोनों नदियों के किनारे जमशेदपुर, मानगो और आदितपुर जैसे शहर बसे हुए हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, इन शहर में खासकर आदितपुर एरिया में, मानगो एरिया में जो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगना चाहिए था, वह नहीं के बराबर है। बहुत ही कम फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। एनजीटी के अनुसार जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, उसका भी अभाव बहुत है। नतीजा क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना होने के कारण पूरे शहर की गंदगी, कल कारखानों की गंदगी डायरेक्ट नदी में प्रवेश करा दिया जाता है। आप देखें उनकी झलकी, जिसके कारण पानी का कलर, पानी का रंग किस तरह प्रदूषित या बैरंग दिखता है। नदी में जहाँ एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नदी पर जो दूसरा खतरा मंडराता जा रहा है, वह है नदी किनारे ज़मीन का अतिक्रमण। आप देख सकते हैं किस तरह से जमशेदपुर के कुछ एरिया, मानगो के कुछ एरिया, कपाली के कुछ एरिया और ख़ासकर आदितपुर का कुछ एरिया जो नदी किनारे हैं, उन नदी किनारे की ज़मीन का प्लाटिंग करके माफिया द्वारा बेचा जा रहा है। इस संबंध में एक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। पिछले कई वर्षों पहले 7 जुलाई 2016 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने खरकाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था। उस प्लांट के अनुसार 10,000 मिलियन लीटर सीवेज डिस्पोजल जल को रिसाइकल करके नदी में छोड़े जाने का एक्शन प्लान था। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है खरकाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है कहाँ। जमशेदपुर को हम लोग ग्रीन सिटी या क्लीन सिटी भी कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों नदियों में इस तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा, तो फिर जमशेदपुर को ग्रीन सिटी या क्लीन सिटी कहने का क्या मतलब रह जाएगा। खासकर ताज्जुब इस बात को लेकर है कि जमशेदपुर में ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी रहते हैं। उनके रहते हुए भी आदितपुर एरिया में, मानगो एरिया में अभी तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा जो लगना चाहिए था। नतीजा आप देख सकते हैं किस तरह नदी में प्रदूषण बढ़ा है। पिछले दिनों महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री बन्ना गुप्ता जी ने भी भाग लिया था। लेकिन सिर्फ आरती का आयोजन करने से कुछ होने नहीं जा रहा। आपको किसी न किसी तरह इस नदी में
इस नदी को अगर बचाना है तो इसमें होने वाले प्रदूषण को आपको रोकना होगा, और इसके लिए आपको तमाम एक्शन प्लान लेने होंगे। जहाँ तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात है तो हमें मालूम है टाटा स्टील कंपनी या टाटा मोटर्स कंपनी और आदित्यपुर में कुछ ही फैक्ट्री है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, लेकिन बाकी फैक्ट्रियाँ जो डायरेक्ट सीवेज का पानी नदी में बहा रहा है उसका क्या होगा। तो आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि हम नदी को कैसे साफ रख सकते हैं, जिसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके अनुसार पहला काम जो हमें करना है वह है नदी किनारे किसी भी तरह से गंदा कपड़ा को ना धोना और डिटर्जेंट साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाना। अगर हम डिटर्जेंट और साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से केमिकल पानी में घुलता है, जिसके कारण जलीय जीव जंतु की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। दूसरा कारण है, आप देखते हैं नदी किनारे बहुत सारे लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, उन्हें अविलंब रोकना पड़ेगा। तीसरी वजह है, किसी भी तरह से आपको नदी के अंदर कोई मृत जीव या शव को बहाना नहीं है। इसके आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर एक शहर में आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना है आपको, ताकि लोगों को शुद्ध जल मिले। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकार को जितना भी सख्त कदम उठाना हो उठाएं, क्योंकि आप इनकी महत्ता क्या है अब तक आप समझ चुके हैं। यदि लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं, यदि कोई फैक्ट्री सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाता है, उसमें सख्त और काफ़ी जुर्माना लगाना चाहिए। हो सके तो सरकार को ये कोशिश करना चाहिए, जो छोटे या मध्यम दर्जे के फैक्ट्री हैं जिन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है, उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सरकार को सब्सिडी भी देनी चाहिए। लेकिन ये निश्चित करना चाहिए कि हर एक फैक्ट्री से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी साफ होकर ही नदी में जाए। इसके साथ ही प्रशासन को ये भी देखना है किस फैक्ट्री से रासायनिक घुला हुआ जल नदी में डायरेक्ट जाता है, उन्हें भी रोकना पड़ेगा। ये कुछ सख्त कदम हैं जो हमें उठाने हैं। हम अगर इस देश में नदी को माँ समान समझते हैं तो इसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें ताज्जुब होता है ये जान करके, जिन देशों में जहाँ नदी को माँ नहीं माना जाता है, लेकिन वहाँ की नदियाँ काफ़ी सुंदर और साफ रहती है यहाँ की नदियों के बनिस्बत। गांव और शहरों में रहने वाले नागरिकों का भी कर्तव्य है कि नदी को कैसे साफ रखा जाए। इसके लिए सभी को एक एक्शन प्लान बना करके महीने में या हफ्ते में नदी को साफ करने का अभियान चलाना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, जब हम देखते हैं अपने नदी को जो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, जिसे देखकर हमें काफ़ी दुख और मन में एक ग्लानि उत्पन्न होता है कि कैसे हमने इस नदी को इस बदतर स्थिति में ला दिया है। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो काफ़ी स्वच्छ और सुंदर है, जिसे देखकर आपको काफ़ी खुशी होगी। इसे देखने के लिए कहीं आपको किसी विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है, वह भारत देश में स्थित है। भारत देश के मेघालय राज्य में एक नदी है जो काफ़ी साफ और सुंदर है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। वह नदी है मेघालय राज्य में, जिसका नाम है उमंगोट नदी। चलिए हम देखते हैं उस नदी की झलक, और देखकर आप सोचेंगे कि वह नदी किस तरह हमें खुशी देती है। उमंगोट नदी, यह नदी मेघालय की राजधानी शिलांग से 95 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्वी जंतिया पहाड़ियों में बहती है। उमंगोट 3 गांवों से बहती है, दाबकी, दारंग और सनांगडेंग। इन गांवों के लोगों के जिम्मे इसकी सफाई है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर सफाई करते हैं, और गंदगी फैलाने पर 5000 तक जुर्माना भी वसूला जाता है। तो आने वाले दिनों में क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्वर्णरेखा नदी और खरकाई नदी भी इसी तरह स्वच्छ और साफ सुथरा रहे? तो हमें भी इस तरह का प्रयास करने होंगे ताकि हमारी नदी जो स्वर्णरेखा नदी है, खरकाई नदी है, स्वच्छ और सुंदर हो, ताकि आने वाले पीढ़ी
उन्हें देखकर खुश हो, ना कि हमें गाली दें। जाते जाते आपसे गुजारिश है, ये वीडियो देखकर अपना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सुझाव दें कि आने वाले दिनों में हम कौन से विषय पर वीडियो बनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में आप हमारा साथ दें। इसके लिए आप डोनेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने पूरी जानकारी स्क्रीन में दे रखी है। साथ ही इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी साझा किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय भारत।